Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I am here with another video lecture. My lecture number is 17 for inter part 2 जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 15 होम्योस्टेसिस के बारे में बात कर रहे हैं और हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम दैट इज़ इन ह्यूमन बींग्स। तो अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन बींग्स जो कि वर्टिब्रे से बिलोंग करते हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, इनके अंदर स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स हैं किडनीज़ और लिवर जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक्सक्रीशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि एक्सक्रीटरी जो वेस्ट होते हैं, जो टॉक्सिक होते हैं, वो किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर बन सकते हैं, किन किन चीज़ों की ब्रेकडाउन से, चाहे वो हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन है, चाहे न्यूक्लिक एसिड की, चाहे अमाइनो एसिड की, चाहे हार्मोन्स की, एंजाइम्स की। तो इन सब डिफरेंट चीज़ों की वजह की ब्रेकडाउन की वजह से हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट बिल्डअप होना शुरू हो जाते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से हम लोग अगर अपने आसपास से, अपने इर्द गिर्द से, अपने इन्वायरमेंट से, अपने फूड के थ्रू या अपने किसी स्प्रे के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर इंजेस्ट कर लेते हैं अपने इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद टॉक्सिक्स, जिसमें इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, जिनके अंदर फूड एडिटिव्स हैं, जिनके अंदर डिफरेंट ड्रग्स हैं, तो ये जब हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं, तो ये टॉक्सिक हो जाते हैं, टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं, पॉइजनस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। और अगर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉक्सिक मटेरियल्स, चाहे कि वो हमारी बॉडी के अंदर खुद से प्रोड्यूस हुए हैं या फिर हमारी बॉडी ने इंजेस्ट किया है, अगर इन सब टॉक्सिक मटेरियल्स को बॉडी के अंदर रहने दिया, बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होने दिया, तो इट विल लीड टू हैज़ार्डस इफ़ेक्ट्स, हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो। नुकसान किस तरह से पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं ये हमारी बॉडी के अंदर जो मौजूद डिफरेंट फ्लूइड्स हैं, जिसमें हमारे बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर मौजूद फ्लूइड्स हो सकते हैं, या हमारी बॉडी का जो ब्लड है उसके अंदर ये सब जो टॉक्सिक्स हैं ये उधर इन फ्लूइड्स के अंदर इजीली मिक्स हो जाते हैं, पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं, पूरी बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो पर्सन है जिसके अंदर ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएं, वो उसको डिफरेंट प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि कन्वर्जन हो सकती है। वो पर्सन अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए और अनट्रीटेबल हों, ज़्यादा ट्रीट नहीं किए गए, तो इट विल लीड टू कोमा ऑफ दैट पर्सन एंड इवन डेथ ऑफ दैट पर्सन। उस बंदे की डेथ भी हो सकती है अगर उसको वक्त पे ट्रीटमेंट ना मिला। तो अब आप ये, मेरा बार बार इस टॉपिक को रिपीट करने का मकसद क्या है कि आपको अंडरस्टैंड कर सकें कि एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर किस हद तक इम्पॉर्टेंट है, और हमारी बॉडी के अंदर ये जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं अगर ये प्रॉपरली अपना काम ना करेंगे तो किस हद तक हमें नुकसान हो सकता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की, यानी कि वो ऑर्गन हमारी बॉडी के जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो उनका नाम मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, लिवर एंड किडनीज़। लिवर जो है जो कि हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, और किडनीज जो कि हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि यूरिनरी सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ऑर्गन्स हैं। लिवर क्या करता है, ये उन टॉक्सिक्स के साथ डील करता है जो हमारी बॉडी ने इंजेस्ट किए थे थ्रू द फूड, थ्रू द एनवायरनमेंट, और उनको ब्रेक डाउन करता है ताकि वो टॉक्सिसिटी कॉज ना करें, बॉडी के अंदर पॉइजनस एक्ट ना करें। इसी तरह किडनीज़ का क्या काम है कि बॉडी फ्लूइड यानी कि जो ब्लड वगैरह है उनके अंदर से नाइट्रोजनस वेस्ट यानी कि मेटाबॉलिक वेस्ट को किडनीज अब्जॉर्ब कर लेती हैं, और यूरिनरी सिस्टम के ज़रिए, यूरिन के ज़रिए, यूरिया की सूरत में इन नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट बोथ ऑफ दीज ऑर्गन्स एंड देयर वर्किंग, किस तरह से ये काम करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द सिस्टम ऑफ एक्सक्रीशन। अब हम इनके बारे में डिटेल में आगे चल के पढ़ने वाले हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे लिवर की, कि लिवर की क्या फंक्शनिंग है, किस तरह से काम करता है। तो लिवर जो है इट ऑक्यूपाइज द स्पेस ऑफ द सेंट्रल स्टेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, कि मेटाबॉलिज्म जब हो रही होती है तो वो लिवर के अंदर हो रही होती है, लिवर उसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है मेटाबॉलिज्म के अंदर। मेटाबॉलिज्म जो कि मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जिसके अंदर एनर्जी कन्वर्जन की बात होती है, फूड से एनर्जी हासिल करना, फिर उस एनर्जी को स्टोर करना, और ज़रूरत के वक्त उस एनर्जी को दोबारा से बॉन्ड्स को ब्रेक करके उस एनर्जी को हासिल करना। तो इसका मतलब ये जो पूरा मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा था, उस पूरे प्रोसेस के दौरान नाइट्रोजनस वेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो और कॉन्सिक्वेंटली जब ये पूरा मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस चल रहा है, तो ये जो बॉडी का सेंट्रल मेटाबॉलिक सिस्टम है ये
क्लियरिंग हाउस बन जाता है। इस वक्त लिवर जो है मेटाबॉलिक क्लियरिंग हाउस बन जाता है, यानी कि यहाँ पे जितने भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो रहे होंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म, तो लिवर उनको क्लियर करेगा, बॉडी से बाहर निकालेगा। अगर लिवर प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा तो बॉडी के अंदर टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल्स एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। तो लिवर के इस इम्पॉर्टेंट रोल की वजह से, इस इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक की वजह से जो लिवर के फंक्शंस हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस। और ये हमारे लिवर जो है हमारी बॉडी के मुख्तलिफ दूसरे ऑर्गन्स के साथ इंटरेक्ट भी करता है, क्योंकि इसका रोल ही इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये लिवर प्रॉपरली अपने सिस्टम को कैरी आउट नहीं करेगा, अपने फंक्शन को कैरी आउट नहीं करेगा, तो होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं हो सकेगी, बॉडी से एक्सक्रीटरी सिस्टम या फिर मेटाबॉलिक वेस्ट हैं वो बाहर नहीं जा सकेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं करेगा। और इस वजह से लिवर जो है उसको एक इम्पॉर्टेंट रोल दिया गया है कि वो मेंटेन करेगा होम्योस्टेसिस को और बाकी के ऑर्गन्स के साथ भी इंटरेक्ट करेगा, ताकि बॉडी के फंक्शन जो हैं वो नॉर्मली चलते रहेंगे। लिवर जो है वो किडनीज़ को भी सपोर्ट करता है। लिवर एंड किडनी हमने कहा था ये मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो किडनी जब डिटॉक्सिफाई कर रही होती है डिफरेंट केमिकल पॉइजन्स को, और उन केमिकल पॉइजन से प्रोड्यूस करती है अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड, तो उस टाइम पे लिवर उसको मेनली सपोर्ट कर रहा होता है, उसकी हेल्प कर रहा होता है कि टॉक्सिक मटेरियल्स को, पॉइजनस मटेरियल को डिटॉक्सिफाई किया जाए, उनके अंदर से टॉक्सिसिटी रिमूव की जाए और उनको यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया की सूरत में कन्वर्ट किया जाएगा। इन सूरत में कन्वर्ट करने का मकसद क्या है, ताकि ये इजीली बॉडी से रिमूव किए जा सकें। ये नाइट्रोजनस वेस्ट है। So removal of salt with water by sweat glands and of sebum by sebaceous glands seems to be excretory in nature. अगर हम लोग अब ओवरऑल अपने पूरी बॉडी के अंदर देखते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर और भी ऑर्गन्स हैं जो डिफरेंट वर्क करें, जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर स्वेटिंग प्रोड्यूस करते हैं। स्वेटिंग के अंदर क्या है, वाटर है, सॉल्ट्स हैं जो कि रिलीज़ हो रहे होते हैं। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर सिबेशियस ग्लैंड्स हैं जो कि ऑयल ग्लैंड्स हैं। ये ऑयल के ज़रिए डिफरेंट जो है वेस्ट मटेरियल्स को हमारी बॉडी के अंदर से निकाल रहे होते हैं। सो इनको भी हम लोग एक्सक्रीटरी इन नेचर कह सकते हैं। ये जो रिमूवल है सॉल्ट और वाटर का, स्वेट ग्लैंड्स के ज़रिए हमारी बॉडी से क्या रिमूव होता है, सॉल्ट एंड वाटर, पसीने की सूरत में, जिसे हम उर्दू में पसीना कहते हैं। तो उसमें वाटर यानी पानी और नमकियात जो हैं वो रिमूव होती हैं। लेकिन ये यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम में रोल प्ले नहीं कर रहा, उल्टा यहाँ पे ये जो वाटर है जो रिमूव होगा, जो एक्सक्रीट होगा हमारी बॉडी से स्वेटिंग की सूरत में, वो थर्मो रेगुलेशन में काम कर रहा होता है। जैसे कि हम लोग इस चैप्टर में अर्लियर भी पढ़ चुके हुए हैं कि स्वेटिंग होगी, वाटर इवेपोरेट होगा जब बॉडी के ऊपर से, तो जितना वाटर इवेपोरेट होगा पीछे वो कूलिंग इफेक्ट कॉज करेगा। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये जो स्वेट ग्लैंड्स थे ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पे नहीं इतना काम करे जितना वो थर्मो रेगुलेशन में काम करे, क्योंकि ये स्वेट ग्लैंड्स बॉडी को कूल डाउन करने के काम आते हैं। सिंपल सी आपको एग्जांपल देती हूँ, सर्दियों में आपको पसीना नहीं आता क्योंकि ऑलरेडी टेम्परेचर लो है, तो उस वक्त ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स उस वक्त भी नहीं काम करे। गर्मियों में अगर देखें, गर्मियों में स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव होते हैं, लेकिन तब भी ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पर काम नहीं कर रहे। ये सिर्फ बॉडी को ठंडा रखने के लिए, बॉडी को कूल डाउन करने के लिए, उसके टेम्परेचर को मेनटेन करने के लिए काम करते हैं। अगर ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते तो ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन जब सर्दियों में काम नहीं करते, विंटर में क्योंकि आपको स्वेटिंग नहीं होती, तो ऑब्वियसली तब बॉडी को प्रॉब्लम हो सकती थी, क्योंकि उस वक्त ये काम नहीं करेंगे, बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि ये स्वेट ग्लैंड्स दीज आर नॉट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, या एक्सक्रीटरी सिस्टम में रोल प्ले नहीं करते, बल्कि ये थर्मो रेगुलेशन में रोल प्ले करते हैं। इसी तरह जो सिबेशियस ग्लैंड्स हैं वो सीबम को रिलीज़ करते हैं, यानी ऑयल को, जो कि हमें दिखने में क्या कहते हैं वेस्ट मटेरियल लगेगा, लेकिन ये जो ऑयल है उसका मकसद क्या है एक्सक्रीट करने का, कि इट प्रोटेक्ट्स अस आवर स्किन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये प्रोटेक्टिव ऑर्गन के तौर पे काम कर रहा है रादर देन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन का मतलब क्या है कि सिर्फ उसका मकसद है कि सिर्फ और सिर्फ वेस्ट के रिमूवल। लेकिन यहाँ पे ये जो दोनों ग्लैंड हैं जिनको अर्लियर ये एज्यूम किया जाता था कि ये भी हमारी बॉडी के एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, पर यहाँ पर ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बजाय दूसरे फंक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी इतने ही इंपॉर्टेंट है, पर यहाँ पे अगर हम लोग एज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पे देखें तो यहाँ पे स्वेट ग्लैंड और सिबेशियस ग्लैंड का कोई रोल नहीं है, क्योंकि वो बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव नहीं कर रहे, बल्कि उनके अल्टरनेटिव रोल्स हैं जो कि वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं।
इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी स्किन है जिसके ऊपर ये स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट है, सिबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, तो स्किन को हम लोग कभी भी एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कंसिडर नहीं करेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने पहले भी अपने अर्लियर लेक्चर्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये कहा था कि यूरिया पर्टिकुलरली लिविंग ह्यूमन बींग्स के अंदर यूरिया जो है ये वेस्ट मटेरियल के तौर पे, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल के तौर पे प्रेजेंट होता है। तो इस यूरिया को हम लोग कहेंगे कि इट इज़ द प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और लिवर फॉर्म इट फ्रॉम द वेस्ट नाइट्रोजन, कि हमारे खाने के दौरान या हमारे डिफरेंट मेटाबॉलिज्म के दौरान जो डिफरेंट नाइट्रोजन वेस्ट नाइट्रोजन होती है उसको लिवर कन्वर्ट करता है इनटू द यूरिया। हम लोगों ने मेटाबॉलिक पाथवे के ज़रिए किस तरह से यूरिया जो है वो कन्वर्ट बनती है फ्रॉम द यूरिया साइकिल, मैंने आपको अर्लियर लेक्चर्स में पहले भी एक्सप्लेन की हुई है। यू कैन लुक एट इट इन द लेक्चर नंबर 13, जिसके अंदर मैंने आपको डिटेल में यूरिया साइकिल एक्सप्लेन की है। यूरिया साइकिल में क्या था, लेट मी ड्रॉ इट ओवर हेयर अगेन ताकि आपको इजीली समझ आ सके। अब अगर हम लोग यूरिया साइकिल को देखते हैं तो यहाँ पे पहले स्टार्ट, क्योंकि ये साइकिल है तो इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कोई भी नहीं है, ये बस लगातार चल रही है। यहाँ पे क्या है कि ऑर्निथाइन के साथ एक अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके बनाते हैं, ऑर्निथाइन के साथ मिलके बनाते हैं सिट्रुलाइन। सिट्रुलाइन के अंदर दोबारा से अमोनिया ऐड होगा, क्योंकि अमोनिया के अंदर जस्ट 1 नाइट्रोजन एटम है और यूरिया के अंदर 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं, इसीलिए यूरिया का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल ज़रूरी हैं और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। दे आर शंटेड इनटू द साइकिल, मतलब वो ऐड किए जाते हैं साइकिल के अंदर ताकि इनके बदले यूरिया जो है वो प्रोड्यूस हो सके। दिस इज़ यूरिया जो कि Rg9 के बाद यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। सो 1 अमोनिया मॉलिक्यूल इट विल कंबाइन विद कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, और जो पहले से ऑर्निथाइन है उसके साथ कंबाइन करेंगे। ये तीनों चीज़ें कंबाइन करेंगी आपस में और इन तीनों के कम्बिनेशन की वजह से सिट्रुलिन जो नया प्रोडक्ट है ये हमारा बनेगा। सब्सिक्वेंटली सिट्रुलिन के बनने के बाद एक और अमोनिया का मॉलिक्यूल सिट्रुलिन के अंदर ऐड किया जाएगा, जिसकी वजह से आर्जिनिनोसक्सिनेट बनता है। आर्जिनिनोसक्सिनेट कन्वर्ट कर दिया जाता है थ्रू डिफरेंट एंजाइम्स इनटू Rg9। इस साइकिल में हम लोग बहुत डीप नहीं जा रहे, हर एंजाइम के बारे में कंसिडर नहीं कर रहे क्योंकि आपके लेवल पे इस वक्त इतना यूरिया साइकिल का नॉलेज होना ज़रूरी है। सो Rg9 इट इज़ स्प्लिट इनटू यूरिया एंड ऑर्निथाइन विद द हेल्प ऑफ एन इम्पॉर्टेंट एंजाइम जिसका नाम यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देते हैं, दैट इज़ आर्जिनेस। तो Rg9 को ब्रेक करने के लिए यूरिया और ऑर्निथाइन में आर्जिनेस एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम है और ये जो पूरी साइकिल है इसे हम लोग कहते हैं यूरिया साइकिल। यहाँ पे आप लोगों ने चंद चीज़ें जो आपने अपने माइंड में रखनी है कि 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल और एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल यूरिया को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऑर्निथाइन जो कि प्रीवियस साइकिल से हमें मिलेगा उसके साथ अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके एक एक मॉलिक्यूल मिलके सिट्रुलाइन बनाते हैं। सिट्रुलाइन बनने के बाद एक और अमोनिया का मॉलिक्यूल उसके अंदर ऐड होता है तो आर्जिनिनोसक्सिनेट बन जाता है। आर्जिनिनोसक्सिनेट फिर फर्दर आगे Rg9 बनाता है। Rg9 स्प्लिट कर जाता है यानी ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू यूरिया एंड ऑर्निथाइन ड्यू टू द एक्शन ऑफ द एंजाइम आर्जिनेस उसको ब्रेक डाउन करके और उस तरह से यूरिया बनाएगा और ऑर्निथाइन बन जाएगा। ऑर्निथाइन फर्दर आगे डिफरेंट रोल प्ले करेगा। सो लिवर इज़ नॉट ओनली इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, ये सारा काम हो रहा है लिवर में। यूरिया साइकिल जो पूरी है वो लिवर में चल रही है। तो यहाँ पे आपने यही सिर्फ अज्यूम नहीं करना कि जितना भी बस लिवर का काम क्या था नाइट्रोजनस वेस्ट बनाने का, ऐसा नहीं है, बल्कि जो लिवर है उसके डिफरेंट रोल्स हैं, डिफरेंट इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो कि पूरे के ओवरऑल पूरे के पूरे होम्योस्टेसिस को मेनटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से हो सकते हैं इसमें
जिसमें ये किडनी को असिस्ट करते हैं, किडनी की हेल्प करते हैं ताकि किडनी के अंदर से किडनी जो है नाइट्रोजनस वेस्ट को डिटॉक्सिफाई करके यूरिया वगैरह में कन्वर्ट कर ले और उसके बाद बॉडी से एलिमिनेट कर दे। इसके अलावा सिंथेसिस में, स्टोरेज में, कन्वर्जन, रिसाइकलिंग, डिटॉक्सिफिकेशन, ये डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं जिनके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि इनके अंदर लिवर किस तरह से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे एक अपनी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में रखनी है। हमने जब डिफरेंट मेटाबॉलिक वेस्ट की बात की थी तो उसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंट जो वेस्ट देखे थे वो था यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया। अब यहाँ पे अगर हम लोग अमोनिया की बात करते हैं, अमोनिया जो है उन एनिमल्स के अंदर वेस्ट मटेरियल के तौर पे प्रेजेंट होता है जहाँ पे वाटर अबंडेंटली अवेलेबल होता है, क्योंकि अमोनिया की बहुत कम मिकदार बहुत ज़्यादा वाटर के अंदर डिज़ोल्व होके बॉडी से एक्सक्रीट होती है। इसी तरह अगर यूरिया देखें तो यूरिया मॉडरेट है, यानी कि जहाँ पे वाटर की मॉडरेट सप्लाई है, ना बहुत अबंडेंट है ना बहुत कम है, तो वहाँ पे उस तरह के ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं उनके अंदर यूरिया एज अ वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होगा। इसी तरह से यूरिक एसिड को देखिए, यूरिक एसिड बर्ड्स, इंसेक्ट्स, इनके अंदर प्रेजेंट होता है जिनके पास बहुत ज़्यादा अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर नहीं है, जिनको सेल्डम वाटर अवेलेबिलिटी है या वो बहुत ज़्यादा वाटर अपनी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं कर सकते, तो इसीलिए उनके अंदर यूरिक एसिड है जो बहुत ही कम वाटर के अंदर डिज़ोल्व होकर ईजिली बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो यूरिया इज डिटॉक्सिफाइड फॉर्म ऑफ अमोनिया इन यूरिया साइकिल। आपने देखा यूरिया साइकिल में अमोनिया को डिटॉक्सिफाई करके यूरिया प्रोड्यूस हुआ था, जो कि बॉडी के अंदर एज़ कम्पेयर टू अमोनिया ज़्यादा अमाउंट में रिटेन किया जा सकता है विदाउट कॉजिंग मच ऑफ टॉक्सिसिटी। अगर सेम अमाउंट आप लेते हैं यूरिया और अमोनिया की, तो अमोनिया जो है जितनी अमाउंट अमोनिया की टॉक्सिसिटी कॉज करेगी उतनी ही अमाउंट अगर यूरिया की बॉडी के अंदर स्टोर हो तो मे बी वो इस हद तक टॉक्सिसिटी कॉज ना करे। इसके अलावा यूरिया का फ़ायदा क्या है अमोनिया के ऊपर कि यूरिया कम वाटर को लेके ईजिली कम वाटर के अंदर डिज़ोल्व होकर एक्सक्रीट किया जा सकता है, बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है, जबकि अमोनिया को ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आप लोगों को आज लीवर के फंक्शन के बारे में बताया कि हाउ लिवर प्लेज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन। इसके अलावा अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि क्या अदर रोल्स हैं लिवर के अदर देन दिस होम्योस्टेसिस, जिसमें वो इंपॉर्टेंट फंक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें वो ओवरऑल पूरे होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिवर हम ये कह सकते हैं इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, जो कि डिफरेंट रोल्स को डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ इंटरेक्ट करके इंपॉर्टेंट रोल्स को प्ले करता है। सो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई हो। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन डिस्कस विद मी इन द कमेंट सेक्शन। आई एम हियर टू हेल्प यू आउट एंड सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।